ठंड में देवरानी जेठानी का 50 लोगों का ससुराल बना भिंडी बाजार। मामी जी मुझे थोड़ी और सब्जी चाहिए। बड़ी बहू मेरे लिए रोटियां ले आओ। मेरा भी साग खत्म हो गया है, बहू थोड़ा साग भी ले आओ। मेरे कटोरे की दलिया खत्म हो गई है, थोड़ा दलिया ले आओ। पिंकी चलो तुम मेरे साथ चलो, नीचे मैं सबके लिए एक साथ इतना सामान नहीं ला सकती। नहीं भाभी, खाने की थाली पर से उठना खाने का अपमान होता है, इसलिए खाना तो आपको ही जाकर लाना होगा। कि मेरी नंद के सारे संस्कार खाने की थाली पर ही निकलते हैं, ऐसे तो बड़ी मॉडल बनी फिरती है। ठीक है रुकिए, मैं बारी बारी से लेकर आती हूँ। अब नीचे से पार्वती एक बार अपनी भांजी को आलू की सब्जी लाकर देती है, फिर गीता को रोटी तो जानकी को साग, फिर दोबारा रसोई में जाकर सुषमा के लिए दलिया लेकर आती है। अब सबके खाने के बाद सारे बर्तनों को पार्वती रसोई में लाकर धोती है। हे भगवान, ये 50-50 जनों का सदस्य अब मेरे सर पर पहाड़ बनता जा रहा है। अब तो हल्की हल्की ठंड भी शुरू हो गई है। अब बर्तन धोकर पार्वती खाना खाने बैठती है, तभी घर के बड़े बुजुर्ग, अरे बहू जरा थोड़ा सा सरसों का तेल गरम करके दे दो, घुटनों में बड़ा दर्द हो रहा है। अरे बहू मुझे प्याज कड़ी पत्ता नारियल के तेल में उबाल कर दे दो, मेरे सर के बाल बहुत झड़ रहे हैं। और बहू ये सब करने के बाद मेरे लिए एक कप मसाले वाली चाय बना देना। पापा जी, मैं अभी घर के सारे काम खत्म करके खाना खाने बैठी हूँ। दोपहर के 2 बज गए हैं इन्हीं सब में, कम से कम अब मुझे चैन से खाना तो खाने दीजिए। तभी वहाँ कलावती आती है। बड़ी बहू, ये क्या तरीका हुआ आपने दादा ससुर, फूफा ससुर, चाचा ससुर से बात करने का? जी मैं तो बस कह रही थी कि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, अभी खाने बैठी हूँ कि सबने फिर से। ठीक है, खाना खा लो, उसके बाद सारे काम कर देना। अब पार्वती गुस्से में खाना ही नहीं खाती है और फिर से काम में लग जाती है। वो पहले चाय बनाकर चाचा ससुर को दे देती है, उसके बाद नारियल तेल में कच्चा मेथी कड़ी पत्ता उबालती है और फूफा ससुर को देकर आती है। उसके बाद वो सरसों लहसुन का तेल पकाती है और दादी ससुर को देकर आती है। ये सब करते करते शाम के 4 बज जाते हैं। अब पार्वती सोफे पर बैठकर थोड़ा सा झपकी लेने की कोशिश करती है कि तभी उसके सामने उसकी 2 कुंवारी और एक शादीशुदा नंद आ जाती है। बड़ी भाभी आप सो रही हो? मुझे आपसे अपने बालों में तेल लगवाना था और मुझे अपनी कमर की मालिश करवानी थी और मुझे फेशियल करवाना था। अरे शिखा, तुम तो शादीशुदा हो, तुम तो अपना काम खुद कर लिया करो। बाकी पिंकी पूजा, तुम दोनों के काम भी मैं एक साथ नहीं कर पाऊंगी। अरे भाभी आप तो काम चोरी कर रही हो। हाँ सही कहा, इतने काम को तो मैं अपने ससुराल में 2 मिनट में खत्म कर लेती थी। अच्छा, जब इतना काम वहाँ कर पाती थी तो यहाँ आपके हाथ पैर क्यों नहीं चल रहे हैं? क्या कहा भाभी आपने? मेरी बड़ी दीदी को कुछ तो कहा आपने? मैंने कुछ नहीं कहा और तुम लोगों के ये काम मैं कल करूंगी, मुझे अभी रात का खाना बनाना है। अब पार्वती रात का खाना बनाने के लिए रसोई में आती है और 10 से 15 तरह की सब्जियों को काटती है, फिर सिलबट्टे पे मसाला पीसती है, फिर कढ़ाई चढ़ाकर 7 से 8 तरह की सब्जी बनाती है। उसके बाद पार्वती एक बड़े भगोने में 10 से 20 किलो आटा गूंथती है, फिर सबके लिए रोटी बनाती है, जिससे उसके पैरों में बार बार झंझनाहट और कमर में दर्द शुरू हो जाता है। हे भगवान, ये खड़े खड़े मेरे पैरों में अजीब सी झंझनाहट हो रही है, कमर भी बीच से फट रहा है दर्द से। मुझसे अब और काम नहीं होगा। मुझे सासू माँ से कहना होगा कि वो इस घर में अब देवरानी ले आए, धीरे धीरे ठंड भी आ रही है। अब अगले दिन सुबह बीमार हालत में पार्वती अपनी सास से देवर की शादी का प्रस्ताव रखती है। माँ जी, मुझसे अकेले अब और काम नहीं हो पाता है। रोटी बनाते बनाते आज मेरी कमर टूट रही थी, फिर अब ठंड भी हल्की हल्की शुरू हो गई है। कलावती बड़ी बहू ठीक कह रही है। हाँ मैं भी पार्वती बहू की बात से सहमत हूँ। हाँ वैसे छोटे बेटे की शादी एक न एक दिन तो करनी ही है, तो बड़ी बहू की बढ़ती परेशानी को देखकर हमें ये शादी जल्द ही कर देनी चाहिए। ठीक है, फिर मैं कल ही पंडित जी को बुलाकर कौशल के लिए अच्छी लड़की का रिश्ता मांगती हूँ। अब अगले ही दिन कलावती पंडित को घर बुलाती है। पंडित कलावती को एक सुंदर लड़की का रिश्ता देता है। कलावती को लड़की देखते ही पसंद आ जाती है। अब बढ़ती ठंड को देखकर कलावती कुछ ही हफ्तों में अपने बेटे कौशल की शादी पूरे विधि विधान के साथ ईशा से करवा देती है। घर के सभी सदस्य बड़े ही प्यार से छोटी बहू का गृह प्रवेश करवाते हैं। आओ बहू रानी, इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। ईशा जैसे ही कलश गिराकर घर में प्रवेश करती है, ईशा के 50 सदस्यों का ससुराल एक साथ चिल्लाने लगता है। ये बल्ले बल्ले, छोटी चाची आ गई, छोटी चाची आ गई। छोटी चाची आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हो। सच में छोटी भाभी तो गॉर्जियस लग रही हैं। हमारी छोटी बहू को किसी की नजर ना लगे।
हमारी छोटी बहू बुरी बलाओं से बचकर रहे। सच में बहू तो बहुत सुंदर है, किसी की नजर ना लगे। अरे बहू तो इतनी खूबसूरत है, हमें बहू के ऊपर पैसों का न्यौछावर करना चाहिए। अब महेश जेब से पैसे निकालकर पैसों का न्यौछावर करता है। सुभाष तेज तालियां बजाने लगता है। वहीं ईशा एक साथ इतना सारा शोर सुनकर इरिटेट होते हुए कहती है, अरे प्लीज आप लोग चुप हो जाइए। कितनी तेज तेज और एक साथ आप लोग 36 तरह की बातें करें, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अरे मेरा ससुराल है या भिंडी बाजार? अरे भाई सब चुप हो जाओ। अरे देवरानी जी तो बड़ी जल्दी इरिटेट हो गई 50 जनों की आवाज सुनकर। अभी तो इनको बहुत कुछ सुनना बाकी है। अरे सब शांत हो जाओ, मेरी देवरानी इरिटेट हो रही है। चलिए देवरानी जी, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देती हूँ। अब ईशा अपने कमरे में जाकर आराम करती है। अगले दिन सुबह ईशा नहा धोकर रसोई में आती है और रसोई की खिड़की खोलती है, जहाँ बाहर ठंडी हवा और कोहरा गिर रहा होता है। अच्छा हुआ मैं नहाकर स्वेटर पहन ली हूँ। ओ गॉड, कौन कहता है ठंड में शादी करनी चाहिए? बाहर देखो कितनी तेज ठंड पड़ रही है। अब ऐसी ठंड में मुझे अपने ससुराल वालों के लिए नाश्ता बनाना पड़ेगा। अब ईशा फ्रिज में से 2-3 सब्जियां निकाल कर काटती है। ये सब्जियां कितनी ठंडी हो रही हैं। ईशा ये सब बोल ही रही होती है, इतने में शॉल स्वेटर को पहने पीछे से उसकी जेठानी आती है। अरे क्या बात है देवरानी जी, इतनी ठंड में आप इतनी जल्दी उठ गई? मुझे तो लगा था आप आराम से उठेंगी। हाँ, अपने घर में तो मैं ठंड में आराम से ही उठती थी, पर ये तो ससुराल है ना जेठानी जी, यहाँ तो टाइम से उठना ही होगा। बात बिल्कुल सही कही देवरानी जी आपने। वैसे देवरानी जी, आप ये 2 से 3 तरह की सब्जियां क्यों काट रही हैं? इतनी सब्जियों में घर वालों का कुछ नहीं होगा। अरे जेठानी जी, जो घर में मेहमान आए हुए उनके लिए तो चाय नाश्ता ही बन जाएगा, जिससे करके वो लोग चले जाएंगे। फिर बच्चे घर के सदस्य तो उनके लिए इतनी सब्जियां काफी है। कौन से मेहमान देवरानी जी? इस घर में तो कोई मेहमान रुका ही नहीं है शादी के बाद। 1 सेकेंड, आप इतने सारे जनों को घर में देखकर कहीं उन्हें मेहमान तो नहीं समझ रही हो ना?